हाय लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी सोशियोलॉजी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दिस इज अश्मिता नायक, योर यूजीसी नेट सोशियोलॉजी एजुकेटर। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एम एन श्रीनिवास। नाउ व्हाई इज ही इम्पॉर्टेंट? सो ही इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इनके बिना इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ी ही नहीं जा सकती है। फर्स्ट, सेकेंड, यूजीसी नेट हो या सोशियोलॉजी रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही आना है। मतलब इट इज़ लाइक कि अगर इनसे क्वेश्चन बन गया ना, इनसे क्वेश्चन पूछे बिना अगर पेपर बन गया ना सोशियोलॉजी का, तो वो पाप हो जाएगा। ठीक है, वो पापी कैटेगरी में आना है। सो ही इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। तो इन्हें मिस करना तो वी कैन नॉट अफोर्ड। सेकेंड थिंग, इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ PYQs लिखे हुए हैं जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है और आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप 2025 का जो यूजीसी नेट है वो क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बिकॉज इस चीज़ से एक तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना है, दूसरा आपकी सिंसियरिटी, आपका जो सीरियसनेस है वो भी झलकना है। तो बहुत आसान सा टेस्ट है, लेट्स जस्ट डू इट। सो ये है हमारे एम एन श्रीनिवास, एज यू कैन सी हिज पिक्चर। अब इनके थोड़े बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या है। तो इनका जन्म हुआ था 1916 में। ओके, नाउ प्लीज़ नोटिस 1916 में हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। यहाँ पे मैं एक बात और ये भी बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी भी थिंकर की थ्योरी पढ़ें तो एक चीज़ दिमाग में याद रखिए, हर थ्योरी प्रोडक्ट होती है किसका? उनके समय में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसका। ओके, तो उस टाइम पे जो जैसी परिस्थितियां थी वो आपको उनकी थ्योरीज में दिखेंगी। तो इसे याद रखिए क्योंकि आगे जाके इसका रिलेवेंस आपको समझ में आएगा कि क्या था। तो इनका जब जन्म हुआ था तब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में। और कौन सी फैमिली में हुआ था? तो मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में इन्होंने जन्म लिया था। ये कुछ उनकी एजुकेशन है जो कि हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें हमें जो जानना है वो ये जानना है, अगर हमें कुछ जानना है तो हम क्या करते हैं, पहले हम एम एन श्रीनिवास के बारे में बेसिक एक माइंड मैप बना लेते हैं ताकि आपको पता होगा कि हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं और आपको एक चीज़ें याद भी रहेंगी एक जगह पे। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं बीच में एम एन श्रीनिवास। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको याद रखना है कि एम एन श्रीनिवास ने जो अपनी PhD की थी एंथ्रोपोलॉजी में, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से की थी। ओके, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। सो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में से ही उन्होंने अपनी PhD की थी। नाउ इससे भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनके मेंटर कौन थे? तो आपने सुना ही होगा, द वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट AR रेडक्लिफ ब्राउन एंड इवान पिचार्ड। अब जैसे कि मैंने बोला था, आपके आज के लेक्चर के बाद आपको पता चलेगा कि आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि मैं पूरी वीडियो में बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। अगर आपने आंसर कर दिए तो दैट मीन्स आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे लेवल पे चल रही है, आप कंटिन्यू करिए। और नहीं है तो प्लीज़ उठ जाइए, इतना टाइम भी नहीं बचाया है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि AR रेडक्लिफ ब्राउन को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहा जाता था, क्यों? ये वही फेमस AR रेडक्लिफ ब्राउन है जिसने क्या दिया था? नेसेसरी कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने ही दिया था, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहते हैं, और सिर्फ यही वर्ड इनके लिए यूज करते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट प्योर फंक्शनलिस्ट वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। दूसरे थे जो इनके गाइड थे वहाँ पे, वो थे इवान पिचार्ड। दोनों ही बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। सेकेंड, पहली PhD करके आए थे, उन्होंने सेकेंड PhD की किसके अंडर? तो इन्होंने सेकेंड PhD करी इंडियन सोशियोलॉजी के फादर के अंडर, GS घूरे के अंदर इन्होंने अपनी सेकेंड PhD की। कहाँ पे? तो GS घूरे कहाँ पे थे? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। ओके, आई होप यू विल रिमेंबर दिस, बिकॉज अगर आपको पता हो तो MP असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट एग्जाम में कि GS घूरे ने किस टॉपिक पे PhD की थी, उनका पहला टॉपिक क्या था। तो इसी लाइंस पे आपसे एम एन श्रीनिवास पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने किसके अंदर PhD की थी, उनका क्या टॉपिक था, क्या सब चीज़ें थी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इन्होंने जो मेजर कॉन्सेप्ट डेवलप किए वो कौन से कॉन्सेप्ट डेवलप किए? लेट्स जस्ट लुक इनटू दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली कर देती हूँ। ओके फाइन।
तो सबसे पहले तो आपको जो याद रखना है, सबसे पहले जो आपको याद रखना है, तो ये पायनियर थे, इन्होंने सबसे पहले आके किसकी बात करी, फील्ड वर्क की। हमेशा हमेशा फील्ड वर्क के साथ सबसे पहले आपको एसोसिएट करना है वो एम.एन. श्रीनिवास को करना है, ठीक है। उसके बाद फील्ड वर्क किया तो किसी के ऊपर तो किया होगा, तो फील्ड वर्क इन्होंने किसके ऊपर किया, तो फील्ड वर्क इन्होंने किया है कोक्स के ऊपर। बहुत बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, कोक्स एंड ओकालिंगास के ऊपर इनका फील्ड वर्क है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक में। व्हाट आर द अदर मेजर कॉन्सेप्ट्स बाय हिम, लो एम.एन. श्रीनिवास ही मिट गया, ठीक है। सो ही वॉज ऑल्सो द पर्सन जिन्होंने द मोस्ट फेमस संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, ओके। इसके बाद वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट, इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन की बात भी की है, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात भी की है, इन्होंने इवन सेकुलराइजेशन पे भी कुछ कुछ बात की है। तो जब भी आप ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे यूनिट 3 में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे दोबारा, तो आप ध्यान देना ही देना है, ठीक है, ओके फाइन। व्हाट वाज द अदर कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय हिम, तो डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने ही डेवलप किया है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा वन मोर थिंग, वोट बैंक का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया है, ओके। तो नाउ यू कैन सी कितने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एम.एन. श्रीनिवास से जुड़े हुए हैं, और इनका वर्क भी, इवन जो इनकी जो बुक्स हैं उनसे भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी थिंकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च करने के लिए उसका पर्सपेक्टिव, उसकी अप्रोच, जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इनके केस में इनका जो थ्योरेटिकल जो मैथडोलॉजी, जो अप्रोच था, वो था फंक्शनलिस्ट। अब सोचो फंक्शनलिस्ट क्यों था, क्योंकि किसकी स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन के, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी जाने जाते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये इनको उनसे मिला है, ओके। तो ही केम टू इंडिया एंड ही अप्लाइड द सेम पर्सपेक्टिव इन इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इंडियन कंटेक्स्ट में हम एम.एन. श्रीनिवास को, मतलब एम.एन. श्रीनिवास को हम फंक्शनलिज्म के अंदर रखते हैं, ठीक है। ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट थिंकर, यू नीड टू रिमेंबर दिस। इसी के साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जी.एस. घुरे को हम कौन से पर्सपेक्टिव के अंदर रखते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे अभी आपको बोला दैट ही वॉज पायनियर ऑफ व्हाट, ही वॉज पायनियर ऑफ फील्ड वर्क, ओके। दैट मीन्स ही केम टू इंडिया एंड फर्स्टली मेजरली इन्होंने फील्ड वर्क स्टार्ट किया। तो इनके आने के पहले क्या चल रहा था, ठीक है। नाउ मैं बताती हूँ, हमें पता है जो जी.एस. जो घुरे थे वो मेजरली इंडोलॉजिस्ट थे। अब इंडोलॉजिस्ट क्या होते हैं, इंडोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एंशिएंट टेक्स्ट होते हैं उनकी स्टडी करते हैं सोसाइटी के फीचर्स जानने के लिए, ओके। आई रिपीट, इंडोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एंशिएंट टेक्स्ट की स्टडी करते हैं सोसाइटी की स्टडी करने के लिए, और उसके बेसिस पे जो अपनी थ्योरीज हैं वो बनाते हैं, ओके। सो बिफोर दैट जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव था, बिफोर श्रीनिवास जो सबसे डोमिनेंट पर्सपेक्टिव था सोशियोलॉजी में इंडिया में जो चल रहा था, वो था इंडोलॉजी, ओके। हमारे और भी कौन कौन फेमस इंडोलॉजिस्ट हैं, लाइक इरावती कार्वे, आपको सब पता होना चाहिए, और कुछ इंडोलॉजिस्ट के नाम और आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फाइन। सो दिस इज द थिंग। सो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि अर्लियर इट वॉज बुक फ्यू बट दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू वूम, हमारे श्रीनिवास को दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। बट वाई, प्रॉब्लम क्या है इंडोलॉजी में, ठीक है। अगर इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है इंडोलॉजी में। सो इंडोलॉजी में सबसे मेजर इशू होता है वो ये होता है कि आप अपने रूम में बैठ के बुक्स के बेसिस पे सोसाइटी के प्रैक्टिकल रियलिटी जानने की कोशिश करते हो, ओके। अब बुक पूरी तरीके से रियलिटी कैप्चर नहीं कर सकती है, ओके। सेकेंड थिंग, बुक किसी ने लिखी होती है, वो भी अपने पर्सपेक्टिव से लिखी होती है, तो कुछ चीज़ जानबूझ के इंक्लूड होती है, कुछ चीज़ जानबूझ के ओमिट होती है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और तो और सोसाइटी विथ टाइम चेंज भी होती है, जो चेंजेस बुक कैप्चर करने में फेल हो जाती है, ओके। नाउ वन मोर थिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट जी.एस. घुरे ने बिल्कुल फील्ड वर्क नहीं किया है, जी.एस. घुरे का फील्ड वर्क था, महादेव पुलिस पर उन्होंने फील्ड वर्क किया था, लेकिन उनका जो मेजर पर्सपेक्टिव था वो क्या था, वो
मेथोडोलॉजी भी है। ओके फाइन, सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट फील्ड व्यू जो था श्रीनिवास का था, और इनका क्या मानना था, तो इनका मेजरली मानना था कि अगर आपको इंडियन सोसाइटी पढ़नी है तो आपको उनके बीच में ही जाके पढ़ना पड़ेगा। मतलब जाओ, उनके बीच में जाओ, रहो और देखो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करो, उनके साथ रह के ही आपको पता चलेगा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। रूम में बैठे बैठे पता नहीं चलेगा। ओके, हुआ भी यही जब वो सोसाइटी में गए, ठीक है, उन्होंने कोक्स के साथ जब उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया तो उन्होंने बहुत फेमस थ्योरी दी जो थी संस्कृताइजेशन। अच्छा, संस्कृताइजेशन थ्योरी के साथ ना एक ट्रेडिशन भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया। ट्रेडिशन था माइक्रो रियलिटीज कैप्चर करके मैक्रो सोशियोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन है वो करने का। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि आपने लोकल में कुछ रियलिटीज़ देखी, कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसको आपने एज अ थ्योरी डेवलप किया, और जब वो थ्योरी डेवलप हो गई तो आप ये भी देख रहे हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ लोकल उस लोकेलिटी तक सीमित नहीं है, ये तो एक ऐसी थ्योरी है जिन्हें आप बहुत सारी जगह लगा सकते हैं। तो संस्कृताइजेशन में बहुत ऐसी ही थ्योरी थी जिससे उन्होंने देखा था कोक्स में। ओके, कोक्स में उन्होंने देखा था, और उसके बाद जब ये थ्योरी आई तो हमने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा इसके लेवल पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिशन था ये स्टार्ट किया था अगेन श्रीनिवास ने। ठीक है, अब हम संस्कृताइजेशन समझेंगे कि क्या होता है, मगर ये याद रखना है कि ये जो उन्होंने कौन सी बुक में संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। प्लीज़ 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 इसे याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी बुक में उन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इट इज़ रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ओके, चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब बारी है कि ठीक है, हमें ये पता चल गया कि संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कहाँ दिया था, लेकिन होता क्या है संस्कृताइजेशन। ओके, तो समझते हैं इसे कि संस्कृताइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो संस्कृताइजेशन से आप ऐसे समझिए दैट संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है जिससे लोअर कास्ट, ट्राइब या ग्रुप क्या करता है, इमिटेट करने की कोशिश करता है, मतलब नकल करने की कोशिश करता है। किसकी? अपर क्लास की। ओके, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, संस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे लोअर कास्ट, ट्राइब या ग्रुप इमिटेट करता है या नकल करता है किसकी? अपर क्लास की। क्यों करता है ऐसा? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसकी सोसाइटी में जो हायरार्की है ना, हायरार्की में जो उसकी पोजीशन है वो इम्प्रूव हो। ओके, तो किस इंटेंशन से करता है? ताकि उसकी सोशल मोबिलिटी हो, ताकि अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए वो करता है। समझ में आया क्या है? तो संस्कृताइजेशन इज नथिंग। अच्छा, आई एम जस्ट गिविंग यू अ काइंड ऑफ ट्रिक। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू अ काइंड ऑफ चीट कोड। व्हाट इज दैट चीट कोड? तो ये चीट कोड एक्चुअली क्या है कि जब भी किसी वर्ड के पीछे आइजेशन लगाओ, ठीक है, कभी भी किसी वर्ड के पीछे आइजेशन लगा हो तो मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोसेस की। मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब कोई ना कोई प्रक्रिया हो रही है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस हो रही है, मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस हो रही है, तो संस्कृताइजेशन में क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। किसकी? संस्कृति के एडॉप्शन की। किसकी? संस्कृति के एडॉप्शन की। तो अपर कास्ट की संस्कृति के एडॉप्शन की। क्यों कर रहे हैं? ताकि क्या हो? अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हो। अपवर्ड सोशल मोबिलिटी क्यों चाहिए है? ताकि सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़े। ठीक है, क्या हो? ताकि सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़े। ओके, तो इसलिए करते। अभी कैसे होगा? अच्छा, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले तक क्या माना जाता था? अगर आप कास्ट सिस्टम के बारे में सोचो तो कास्ट सिस्टम के बारे में क्या माना जाता था कि कास्ट सिस्टम है बिल्कुल रिजिड है। रिजिड है मतलब मोबिलिटी का तो कोई चांस ही नहीं है। दैट मीन्स अगर आप किसी कास्ट में पैदा हो गए हो तो नाउ यू विल हैव टू डाई इन दैट कास्ट ओनली एंड विद दैट स्टेटस ऑल्सो।
ठीक है। बट श्रीनिवास केम विद दिस कॉन्सेप्ट एंड ही सेड दैट नो 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 नो, ऐसा नहीं है, इतना रिजिड नहीं है चीज़ें नॉर्मल हैं। कैसे नॉर्मल है? नॉर्मल ऐसे है कि इवन इंडियन कास्ट सिस्टम मोबिलिटी का कुछ स्कोप प्रोवाइड करता है। कैसे? थ्रू सेंसिटाइजेशन। ठीक है, अभी तक की चीज़ें क्लियर थी। क्या है सेंसिटाइजेशन? इमिटेशन ऑफ द प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ अपर कास्ट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन मोर थिंग, ठीक है, अब ये सेंसिटाइजेशन जो करेगा वो कौन होगा? तो हमें तो ये भी देखना है कि सेंसिटाइजेशन, क्या हर कोई सेंसिटाइजेशन कर सकता है? क्या हर कोई सेंसिटाइजेशन कर सकता है? पहला क्वेश्चन। प्लस जब हम सेंसिटाइजेशन करेंगे तो हम किसके बिलीव्स कॉपी करने वाले हैं? क्या सभी के या किसी चीज़ के? तीसरा क्वेश्चन, सेंसिटाइजेशन करेंगे कैसे? ठीक है, तो सेंसिटाइजेशन कैसे करेंगे? तो इस तीनों क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन करने वाला है? ठीक है, सो हु सेंसिटाइजेशन वो करेगा सबसे पहली बात तो जिसके पास थोड़ा सा क्या होगा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर होगा। मतलब आपके पास, नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट इमेजिन दैट अ पर्सन इज फ्रॉम लोअर कास्ट। ठीक है, अ पर्सन इज फ्रॉम लोअर कास्ट बट ड्यू टू सो मैनी थिंग्स, अब उसके पास क्या है? उसके पास उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्टेबल है, वो अच्छा है, थोड़ा बहुत उसके पास पॉलिटिकल पावर भी है। अब उस व्यक्ति का नेक्स्ट क्या है? अब वो क्या चाहता है कि यार मेरे पास तो इकोनॉमिक पावर भी है, मेरे पास तो पॉलिटिकल पावर भी है, लेकिन उसके बाद भी ये रिचुअल हायरार्की में मैं इतने नीचे आ रहा हूँ, है ना? तो अब मेरी उसका जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा? अब उसका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये होगा कि अब मुझे भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, है ना? मुझे भी ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए कैसे करना होगा? तो सेंसिटाइजेशन। तो आगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये करेंगे कैसे, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये करने के लिए आपको अपर कास्ट की नकल करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट डू मीन बाय अपर कास्ट? अपर कास्ट में कौन आता है? अपर कास्ट में आते हैं ट्वाइस बॉर्न कास्ट, यानी द्विज कास्ट। ठीक है, टॉयज बॉर्न। अब टॉयज बॉर्न में क्यों आते हैं और इन्हें टॉयज बॉर्न क्यों कहा जाता है? वैसे तो मैं आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो टॉयज बॉर्न कास्ट में आते हैं स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, अब इन्हें टॉयज बॉर्न क्यों कहा जाता है? तो इन्हें टॉयज बॉर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला तो ये माना जाता है कि इनका जो पहला बर्थ होता है वो तब होता है जब इनका जन्म होता है, और दूसरा बर्थ तब होता है जब इनका संस्कार इनके होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें द्विज कास्ट या ट्वाइस बॉर्न कहा जाता है। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, सो दिस इज द थिंग। तो आप किसी कॉपी करोगे तो आप ट्वाइस बॉर्न की कॉपी करोगे। थर्ड थिंग करेंगे कैसे? ठीक है, तो करना ऐसे है कि आप उनकी प्रैक्टिसेस क्या करो, अडॉप्ट करो। ठीक, कैसे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे? बहुत सारे लोग जैसे वेजिटेरियन बन गए, ठीक है, उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, उन्होंने लिकर यानी शराब छोड़ दी, और क्या किया? वो जो बिलीव्स थे, जो प्रैक्टिसेस थे, जैसे यज्ञ करना, तिलक लगाना, ठीक है, ये सारी जो प्रैक्टिस है वो अपनाने लगे, वो साफ सफाई से रहने लगे। ठीक है, इवन सेंसिटाइजेशन ने जिन्होंने अपनाया है इस प्रोसेस में, ये भी हुआ है कि जो लेडीज़ थी, बिकॉज जो अपर कास्ट की लेडीज़ थी उन्हें क्या करना पड़ता, घूंघट में रहना है ना, और ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, तो ये भी हुआ है। तो दिस वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन कि अब आप, क्योंकि आप सेंसिटाइजेशन की प्रोसेस में हो, आप साफ़ सफाई से रहोगे, लेडीज़ थोड़ा सा घूंघट में रहेंगी, जो अपर करते हैं, अपर कास्ट करते हैं, यज्ञ, है ना, और टीका वीका, तो सारी प्रैक्टिसेस, सारे बिलीव्स उन्होंने माने, क्या करने के लिए? सोशल हायरार्की में ऊपर जाने के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कौन करेगा, जिसके पास थोड़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो अब स्थिति में है कि अब हाँ उसे नेक्स्ट चीज़ चाहिए, जो कि है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कैसे आएगी? सेंसिटाइजेशन से आएगी। सेकेंड थिंग किसकी करना है? अपर कास्ट की। ठीक है, अपर कास्ट में कौन आ जाता है? हमारे द्विज, जो द्विज कास्ट होते हैं, जो ट्वाइस बॉर्न होते हैं, वो हो जाते हैं। और तीसरा मैंने बताया, क्या बताया कि करना कैसे है? तो उनकी प्रैक्टिसेस, उनके बिलीव्स, उनके जो विचार हैं वो अपना के करना है। ठीक है, एक और चीज़, सेंसिटाइजेशन को पहले श्रीनिवास ने ब्राह्मणाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सॉरी ब्राह्मणाइजेशन नाम दिया था। क्यों दिया था?
क्योंकि उन्हें लगा कि जो सब कॉपी कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, ब्राह्मण्स ही कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. Later on he realized, it's not like that. Not everyone is just copying Brahmins, okay? Not everyone, like जो जहाँ पे जिनकी डोमिनेंट कास्ट है, कुछ लोग उनको कॉपी कर रहे हैं, कुछ ट्राइब्स जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, ओके. सो दिस इज द थिंग. तो नॉट एवरीवन इज जस्ट कॉपीइंग देम. सो उन्होंने जो नाम चेंज करके क्या कर दिया, उन्होंने नाम चेंज कर दिया संस्कृताइजेशन. ठीक है, ये भी क्लियर हो गया. चलो एक लास्ट चीज संस्कृताइजेशन के बारे में और डिस्कस करते हैं. आपको क्या लगता है संस्कृताइजेशन को अगर हम अपनी किसी दूसरी थ्योरी से मिलाएं तो कौन सी थ्योरी से संस्कृताइजेशन मिल रहा है? तो आपको नहीं लगता कि संस्कृताइजेशन एक रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर है? ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी थी वो दी किसने थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब रेफरेंस ग्रुप क्या होता है ये मैं बताती हूँ. रेफरेंस ग्रुप वो होता है, वो ग्रुप जिसकी तरह आप बनना चाहो. ठीक है, जिसकी तरह आप बनना चाहो, ये होता है रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट. किसने दिया था मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ संस्कृताइजेशन हमने अभी भी डिस्कस किए. जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. तो फीचर्स ऑफ संस्कृताइजेशन में क्या आता है? पहले तो क्या होता है, इसमें नकल होती है. किसकी नकल होती है? ठीक है, तो संस्कृताइजेशन में पहले तो इमिटेशन होता है. किसका इमिटेशन होता है? इमिटेशन ऑफ बिलीव्स, आइडियोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वूम ऑफ अपर कास्ट. प्लीज नोट दिस डाउन. ठीक है, एक और चीज हमें इसमें डिस्कस करनी है, वो ये है कि क्या संस्कृताइजेशन प्रोसेस करने से एक्चुअली मोबिलिटी हो जाती है? क्या संस्कृताइजेशन प्रोसेस जो लोग करते हैं, क्या सच में उनका जो स्टेटस है वो हायरार्की में ऊपर चला जाता है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. व्हाई नो? और आई एम नॉट सेइंग कि चेंज नहीं होता है. व्हाट आई एम सेइंग इज कि उनका स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है. दैट मीन्स अगर ये सोशल हायरार्की है तो हायरार्की में तो वो अभी भी यही रहेंगे. स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं मैं, तो स्ट्रक्चर में तो अभी भी वो यही रहेंगे, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? कल्चरल. ठीक है, कल्चरल चेंज हो जाएगा, या हम इसे और भी कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि पोजिशनल चेंज होगा. ओके, पोजिशनल चेंज और कल्चरल चेंज होगा किसमें? उनकी हायरार्की में. लेकिन क्या स्ट्रक्चरल चेंज होगा? तो नहीं. ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. जनरली जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें ये दिया रहता है, तो ध्यान से पढ़िएगा कि क्या लिखा हुआ है. स्ट्रक्चरल चेंज होगा अगर कहता है तो आंसर है नो. स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है. नथिंग कैन चेंज द स्ट्रक्चर ओके ऑफ दैट कास्ट हायरार्की. बट येस, पोजिशनल चेंज होता है, और अपना पोजिशनल चेंज होता है, और कल्चरल चेंज होता है. सेकेंड, और क्या होता है? तो मोबिलिटी होती है. कौन सी मोबिलिटी होती है और कितने टाइप की मोबिलिटी होती है ये हम आगे देखेंगे. लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि अपवर्ड मोबिलिटी होती है, यानी ऊपर जाता है क्या? स्टेटस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. क्या होता है? इमिटेशन होता है, पोजिशनल चेंज होता है, और क्या होता है? अपवर्ड मोबिलिटी होती है. ठीक है भाई, ये भी ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो ये मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, कि कौन कौन जो है वो संस्कृताइजेशन प्रोसेस के लिए जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिनका इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, वो संस्कृताइजेशन के लिए जाते हैं. सेकेंड थिंग, ठीक है, जिनका जो सुपीरियरिटी और डोमिनेंट जो थोड़ा सा आ जाता है. सेकेंड थिंग, क्योंकि आपका क्या हो गया, आपका इकोनॉमिक स्टेटस ऊपर चला गया है, तो अब जो आपके दूसरे कास्ट के लोग हैं, अब आप उनसे साइकोलॉजिकली दूर होने लगे हो, है ना. कि अरे ये तो इतने गंदे तरीके से रहता है, अरे इसके पास तो ये नहीं है. तो आप क्या करने लगे हो? आप मेंटली दूर होने लगे हो. आपके अंदर मेंटली डिसएंचेंटमेंट आने लगा है. किसके लिए? आपके खुद के कास्ट के लोगों के लिए. तो जब ये साइकोलॉजिकल डिसएंचेंटमेंट आता है ना, जब आपको आपकी कास्ट के ही लोग जो हैं वो अच्छे नहीं लगने लगते, आप मेंटली उनसे खुद को दूर महसूस करने लगते हो, तब भी लोग संस्कृताइजेशन प्रोसेस की तरफ जाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैंने ये भी बताया अभी, क्या था ये? दैट इट वाज अ प्रोसेस टू चेंज वन रैंक, गिविंग अप द एट्रीब्यूट्स टू फाइंड अ कास्ट एज लो एंड अडॉप्टिंग द एट्रीब्यूट्स दैट indicative of
higher status called sensitization. Please remember the definition. Okay, so I have told you that. Okay, this is also the thing that लोग क्या करते हैं, नॉन वेजिटेरियनिज्म छोड़कर वेजिटेरियन की तरफ जाने लगते हैं, अनक्लीन से क्लीन की तरफ जाने लगते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ होती हैं, कब होती हैं ये सारी चीज़ें, जब लोग सेंसिटाइजेशन प्रोसेस की तरफ जाते हैं. की कंपोनेंट्स, मुख्य घटक क्या हैं इसके, तो सबसे पहले तो क्या करना है, उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं वो अडॉप्ट करना है. किसके अडॉप्ट करना है, तो द्विज कास्ट के अडॉप्ट करना है. ठीक है, उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे मैंने बताया था कि यज्ञ करना है और टीका लगाने लगते हैं, और उन्हीं तरीके से जो चीज़ें हैं बाकी भी करने लगते हैं रिलीजियस लेवल पे, तो वो भी होना है. और लाइफस्टाइल में तो चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि अब उन्हें किसकी जैसी लाइफस्टाइल रखनी है, अब उन्हें जो अपर कास्ट है उनकी जैसी लाइफस्टाइल रखनी है. क्यों, क्योंकि उन्हें चाहिए समाज में इज्जत. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. गोल्स क्या है इसके, तो गोल्स हैं इसके सोशल मोबिलिटी. बिल्कुल, ऑफ कोर्स सोशल मोबिलिटी होगा. अच्छा, सोशल मोबिलिटी होने से होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों है. ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जस्ट इमेजिन करो, ये क्या है, ये हायरार्की है. ठीक है, और आप यहाँ पे आ रहे हो. अब जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास इकोनॉमिक पावर आ जाए और आप चाहते हो कि अब आपका जो स्टेटस है वो ऊपर हो जाए, लेकिन आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है, वो इस बात को अलाउ ही नहीं कर रही है कि आप अपना जो स्टेटस है वो ऊपर करो, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्या रिसेंटमेंट नहीं होगा सोसाइटी में. गुस्सा बढ़ेगा, और गुस्सा बढ़ेगा तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष बढ़ेगा सोसाइटी में, और कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, सोसाइटी की जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, उस पे बात आने लगेगी. ठीक है, इसलिए सोशल मोबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट. तो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट, क्यों करते हैं, ताकि समाज में इज्जत बढ़ जाए. डन. एग्जाम्पल्स क्या है सेंसिटाइजेशन के, तो एक लोअर कास्ट ग्रुप जब क्या करे, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो जाए. एक ट्राइबल ग्रुप क्या करे, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स जो हैं वो अपनाने लगे, जैसे ब्राह्मण शादी करते हैं वैसे शादी करने लगे, वो सारे रिचुअल्स वैसे ही अपनाने लगे. या फिर अपना जो सरनेम है वो बदल ले, कैसे, हायर कास्ट का सरनेम अडॉप्ट कर ले. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोग करते हैं. ये सारे एग्जाम्पल हैं सेंसिटाइजेशन के. आई होप कि सेंसिटाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा. आपको कुछ बातें याद रखनी है सेंसिटाइजेशन के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये एक प्रोसेस है. ठीक है, दिस इज़ अ प्रोसेस जिसमें इमिटेट करते हो. क्या इमिटेट करते हो, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, आइडियोलॉजीज. किसकी, अपर कास्ट की. क्यों करते हो, ताकि आपका जो हो अपवर्ड मोबिलिटी हो. लेकिन ये सिर्फ कल्चरल और पोजिशनल चेंज होता है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है. ये सारी चीज़ें आप याद रखो. ये एक रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर होता है. इन्हें श्रीनिवास ने दिया था, कौन सी बुक में दिया था. ये सारी चीज़ें अगर आपने सेंसिटाइजेशन के बारे में याद रख ली, तो मुझे नहीं लगता है कि इस सेंसिटाइजेशन टॉपिक से आप पे एक भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डोमिनेंट कास्ट भी श्रीनिवास का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब डोमिनेंट कास्ट में श्रीनिवास क्या कहना चाह रहे हैं, तो हमने देखा होगा हमारे लोकल एरिया में कोई ना कोई तो एक ऐसी कास्ट होगी जिनका जो स्टेटस होगा वो बहुत हाई होगा. ठीक है, जिनकी बोलते हैं ना कि चलती है इस कास्ट की, तो हमारे इधर इस कास्ट के लोगों की चलती है. उनका बहुत बोलना चाहिए तो बहुत दबदबा रहता है सोसाइटी में. पॉलिटिक्स में भी उनका दबदबा रहता है, और एज ओवरऑल सोसाइटी में उनकी बहुत ज़्यादा चलती है. तो वो होते हैं डोमिनेंट कास्ट. ठीक है, अब क्या होता है, इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन है विच यू नीड टू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्या होता है, न्यूमेरिकली बहुत हाई होते हैं. अभी हम आगे देखेंगे, इन्होंने 6 फीचर्स दिए हुए हैं डोमिनेंट कास्ट के, और वो 6 के 6 फीचर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं. वो क्या करता है, वो एक आध फीचर हटा देता है और दूसरा डाल देता है, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा फीचर है जो श्रीनिवास ने दिया था. ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि पावरफुल ग्रुप होते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत ईजिली डोमिनेट करते हैं. कहाँ पे, लोकल कास्ट हायरार्की में. ठीक है, और अगेन
कौन सी बुक में दिया था? सो द रिमेंबर्ड विलेज में उन्होंने ये डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था. यू नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है. पहली बात तो रिमेंबर्ड विलेज किसी बुक है? एम.एन. श्रीनिवास की. रिमेंबर्ड विलेज में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था या डोमिनेंट कास्ट कॉन्सेप्ट बुक में दिया था? तो द रिमेंबर्ड विलेज. ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, अगेन ये जो डोमिनेंट कास्ट है ये किसको रेफर करने के लिए किया है? जिनके पास काफ़ी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पावर होती है. ओके, और वो क्या करते हैं? वो डोमिनेट करते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग, सेंसिटाइजेशन की प्रोसेस बहुत सारी जगह लोग डोमिनेंट कास्ट को भी फॉलो करते हैं. आई मीन वो डोमिनेंट कास्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अडॉप्ट करते हैं. क्या करने के लिए? हायरार्की में, रेशियल हायरार्की में ऊपर आने के लिए. जिससे क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? कल्चरल ट्रांसमिशन में. ओके, ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम.एन. श्रीनिवास ने 6 फीचर्स दिए थे. किसके 6 फीचर्स दिए थे? डोमिनेंट कास्ट के 6 फीचर्स दिए थे. क्या था पहला? एक एक करके डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि यही आप याद कर लें. ठीक है, तो पे अटेंशन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज साइजेबल अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड. अब खुद सोच के बताओ क्या लैंड के बिना कोई काम हो सकता है? अगर आपको खेती करनी है तो आपको लैंड चाहिए. आपको घर बनाना है, आपको कोई भी काम करना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड. और इस लैंड पे जिसका डोमिनेशन होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड होगी, क्या आपको नहीं लगता उसके पास सबसे ज़्यादा पावर भी होगी? राइट, क्योंकि उसके पास बहुत सारी लैंड है तो उसका सोसाइटी में स्टेटस भी बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, इतना ही नहीं, आगे और क्या? इनका जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए. मतलब होना चाहिए नंबर, ऐसा नहीं कि 1000 में सिर्फ 10-50 ही हैं. नहीं, इनका जो नंबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो इनके क्लेम्स हैं, जो ये कुछ बोले, उनको सपोर्ट करने के लिए लोग हों. ओके, तो इनको याद रखना है, जो स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स है इनकी होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए. सेकंड, हाई प्लेस इन लोकल हायरार्की. व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, दैट मीन्स कि लोकल हायरार्की है यहाँ पे, तो कम से कम इतने हायरार्की पे हो. ये हो गए अपने ब्राह्मण, ये हो गए क्षत्रिय, ये हो गए वैश्य और ये हो गए शूद्र. ठीक है, तो कम से कम इनको क्या होना चाहिए? ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए, वैश्य होना चाहिए. यानी टॉइज बॉर्न कास्ट से इनको होना चाहिए अगर इन्हें डोमिनेंट कास्ट बनना है तो. ऐसा नहीं हो कि लोकल हायरार्की में भी ये बहुत नीचे आ रहे हैं. ओके, अदरवाइज वो डोमिनेंट कास्ट नहीं बन सकते. सेकेंड, वेस्टर्न एजुकेशन, जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन सोर्स ऑफ इनकम. अब आपको अगर याद होगा तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ हाईलाइट की थी कि श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ था, इंडिपेंडेंस के पहले. ठीक है, अब उस टाइम के हिसाब से सोचिए, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? कृषि, एरेबल लैंड. उस टाइम पे किसी के पास अगर वेस्टर्न एजुकेशन है तो क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं हो जाता था? किसी के पास एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब है. आज के ज़माने में भी अगर घर से कोई IAS होता है ना तो वही चौड़ में चलता है. तो उस टाइम तो सोचिए, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब है तो वो कितनी बड़ी बात हो जाती थी उस टाइम के लिए. साथ ही साथ अर्बन सोर्स ऑफ इनकम. नाउ व्हाट डज दैट मीन? अर्बन सोर्स ऑफ इनकम मतलब आपका कृषि के अलावा भी किसी सोर्स से क्या आ रहा है? इनकम आ रहा है. ठीक है, तो दीज आर द 6 फीचर्स जो एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही पूछे जाते हैं. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको इन्हें याद रखना है. अच्छा, इन 6 फीचर्स में भी एक क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि श्रीनिवास ने कहा था इन 6 फीचर्स में भी 3 फीचर्स, साइजेबल अमाउंट ऑफ लैंड, स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स एंड हाई. नहीं, मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, एक्चुअली लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ते हैं. तो इन सब में भी 3 फीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, द सेकंड इज इकोनॉमिक पावर. ठीक है, एंड थ्रू द ओनरशिप ऑफ लैंड, एंड थर्ड इज पॉलिटिकल पावर. तो उन 6 फीचर्स में भी ये जो 3 फीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है.
वो क्या करेगा, वो पॉलिटिकल पावर हटा के वो अर्बन सोर्स ऑफ इनकम डाल देगा। और आपने क्योंकि 6 फीचर्स पढ़ रखे हैं, आपको लगेगा कि यही है, लेकिन नहीं है। उसमें भी पढ़ेगा कि वो क्या पूछ रहा है, वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। तो याद रखना है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड, अच्छा ये मैंने इंक्लूड किया है कि कौन से स्टेट में कौन सी जो कास्ट है वो डोमिनेंट कास्ट है, ताकि आप रिलेट कर पाएँ अगर आपके स्टेट से है तो मैसूर विलेज में डोमिनेंट कास्ट कौन सी है, लिंगायत एंड ओकालिंगास। ठीक है, आंध्र प्रदेश में रेडीज एंड कामाज आर वेरी डोमिनेंट कास्ट। ओके, तमिलनाडु में कौन से, तमिलनाडु में गार्डनर्स एंड पद्याची और मुडलियार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ केरल की बात करें तो नायर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो मराठा ऑफ कोर्स। गुजरात की बात करें तो बनिया और पाटीदार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये वहाँ की डोमिनेंट कास्ट है। और नॉर्थ इंडिया में तो हमारे राजपूत, जाट, आहेर, यार, ये सब जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट कास्ट की बात करें तो यादव्स कहाँ पे डोमिनेंट कास्ट है, यूपी में है। और अब आप एक काम करिए, आपकी जो लोकेलिटी की डोमिनेंट कास्ट है बताइए, और बाकियों को भी बताइए कि आपकी लोकेलिटी में कौन सी कास्ट जो है वो डोमिनेंट कास्ट है। ओके, चलो इसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, जो कि है डीसंस्कृताइजेशन का। क्योंकि संस्कृताइजेशन से रिलेटेड था तो मैंने सोचा यहीं पे इंक्लूड कर देती हूँ, बट रिमेंबर ये एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं दिया था, ये दिया था हमारे डी.एन. मजुमदार ने। यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो डी.एन. मजुमदार का कॉन्सेप्ट है। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या होता है। डी.एन. मजुमदार ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर जगह संस्कृताइजेशन ही हो रहा है, ठीक है, कहीं कहीं डीसंस्कृताइजेशन भी हो रहा है। अब डीसंस्कृताइजेशन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ऐसे बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो डोमिनेंट कास्ट है, या मुझे बोलना चाहिए जो ब्राह्मण्स हैं, उनकी प्रैक्टिस छोड़ के वापस अपने जो ओरिजिनल प्रैक्टिसेस थे उसमें जा रहे थे। बहुत फेमस एग्जांपल अगर लूँ तो लिंगायत्स। ठीक है, लिंगायत कहाँ पे डोमिनेंट कास्ट थी अभी हमने देखा, बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, क्योंकि थोड़ी देर पहले पढ़ा है। सो लिंगायत्स, अब लिंगायत्स बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं किसको, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को। साथ ही साथ हमें यह भी पता है जो अम्बेडकराइट मूवमेंट हुआ था उन्होंने भी आउटराइटली रिजेक्ट किया था किसको, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को। तो द पॉइंट इज कि नॉट एवरीवन इज जस्ट आफ्टर द प्रैक्टिसेस ऑफ अपर कास्ट। ठीक है, देयर आर सम ग्रुप्स, देयर आर सम ट्राइब्स विच आर रिजेक्टिंग दीज प्रैक्टिसेस एंड गोइंग फॉर देयर ओरिजिनल प्रैक्टिसेस, और some tribes are also going for westernization. Okay, so under the influence of Christian missionaries, what they are doing is they are adopting Christianity and their practices. So point is कि हर जगह ऐसा नहीं है कि संस्कृताइजेशन हो रहा है, कहीं कहीं डीसंस्कृताइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, ब्रीफली एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं वेस्टर्नाइजेशन का, जो कि अगेन श्रीनिवास ने ही दिया था। तो श्रीनिवास ने बोला कि वेस्टर्नाइजेशन क्या हो रहा है, तो ही सेट कि क्योंकि हम अराउंड 150 साल हम क्या किए हैं, हम ब्रिटिशर्स के अंदर हम रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या कर लिए, हमने अडॉप्ट कर लिए हैं। और वो हम देख सकते हैं कि हमारे जो बहुत सारी विचारधारा, आइडियोलॉजी है, जो हमारी वैल्यूज़ है, जो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, इन सब में बहुत बदलाव आया है। किसकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जो वेस्ट की प्रैक्टिसेस थी, जो वेस्ट का कल्चर था, उसको भी धीरे धीरे क्या किया है, अपनाया है। और अपनाने की वजह से जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। अब अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो किस तरीके से हमारी सोसाइटी चेंज हुई है, ऐसे बहुत सारे सोशल इवल्स थे, लाइक सती प्रथा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन हमने क्या किया है, हमने वो छोड़ी है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम अपने रहन सहन की बात करें तो ये सब जीन्स टॉप, ये जो पिज़्ज़ा बर्गर जो खाते हो ना, ये सब इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो वाई वेस्टर्नाइजेशन वॉज इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली कि हमारा जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, वो चेंज हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ना, अगर आप सोशल मोबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो सोशल मोबिलिटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मोस्टली
जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो ट्राइब के लोग थे, जो खुद को ना बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सक्लूडेड महसूस करते थे कि यार हमारी तो कोई जगह ही नहीं है इस सिस्टम में ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, उन्होंने ये सब छोड़कर उन्होंने अपना वैल्यू सिस्टम, अपना रिलीजन, अपनी लाइफस्टाइल सब चेंज कर ली। क्या कर लिया, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ वो आगे बढ़ गए। प्लस एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि ब्रिटिशर्स के आने से अब लैंड एक प्रॉपर्टी के रूप में आ गया जिसे खरीदा बेचा जा सकता था। ठीक है, सो नाउ लैंड उसी के पास हो गई जो उसे अफोर्ड कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोअर कास्ट के लोग थे जो लैंड खरीदना अफोर्ड कर पाए, तो उनका क्या हुआ, उनकी अपवर्ड मोबिलिटी हो गई, यानी उनकी जो लोकल हायरार्की थी उसमें वो ऊपर चले गए। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लैंड खो दी। तो लैंड खोने से क्या हुआ, उनकी जो रिचुअल हायरार्की में, सोशल हायरार्की में वो नीचे चले गए। तो वेस्टर्नाइजेशन ने भी एक विंडो, एक स्कोप प्रोवाइड किया मोबिलिटी का। एंड मैंने बिल्कुल बताया था दैट मोबिलिटी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोबिलिटी से जो सोसाइटी में रिसेंटमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये सब जो चीज़ें रहती हैं क्या होती हैं, बैलेंस आउट होती हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वोट बैंक जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था। अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज बाय श्रीनिवास। श्रीनिवास ने वोट बैंक का कॉन्सेप्ट देते हुए कहा था, अच्छा हम बहुत बार सुनते हैं ना कि ये तो इस जो नेता है उसका वोट बैंक है। क्या मतलब होता है इसका? वोट बैंक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जब आप किसी इंसान को वोट करो, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छा नेता है, वो बहुत अच्छा काम करेगा या वो बहुत पढ़ा लिखा है, नहीं, बट on the basis of his caste identity, his religion identity, और आपकी आइडेंटिटी से मिलता जुलता अगर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है तो जस्ट बिकॉज वो आपकी जाति से है, आपके धर्म से है, आप क्या कर रहे हो, उसको वोट दे रहे हो। समझ में आ रही है ना बात, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? ये प्रैक्टिस जब होती है, और इंडिया में तो बहुत कॉमन है, इंडिया में तो जाति के नाम पे बहुत वोट जाते हैं, राइट? तो और क्या होता है इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि इससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिवीज़न आता है। ठीक है, इससे वोट बैंक के चक्कर में जो पॉलिटिशियंस हैं, व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू क्रिएट देयर छोटा वोट बैंक बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज़। तो इससे सोसाइटी डिवाइड होती जाती है और उनके बीच की जो लाइंस है ना वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखिएगा कि वोट बैंक क्या है। वोट बैंक इज अ लॉयल ब्लॉक ऑफ वोटर्स फ्रॉम अ सिंगल कम्युनिटी। मैंने अभी बताया था कि कास्ट आइडेंटिटी के जो नाम पे जो है वो वोट चल रहा है, सिर्फ नॉट ओनली कास्ट आइडेंटिटी बट ट्राइबल्स में भी ऐसा होता है। द थिंग इज, अगर एक कम्युनिटी के लोग एक ही व्यक्ति को वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी से आता है, दैट्स इट। चाहे उस व्यक्ति ने 5 साल कोई काम नहीं किया हो, लेकिन क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी से आ रहा है वो उन्हें वोट कर रहे हैं। ठीक है, और दे आर कंसिस्टेंट इन दैट। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया। नाउ हम अपना लेक्चर बहुत जल्दी एंड करने वाले हैं, बट बिफोर दैट इस स्लाइड से और इस स्लाइड से, लास्ट की 2 स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो देखना है हमें क्या क्या जो मेजर वर्क्स हैं श्रीनिवास के हैं। तो पहला तो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। ठीक है, दिस बुक इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं बताती जाती हूँ कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं बोलूँ उन्हें तो आप बिल्कुल रट लीजिए कि हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इससे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने इस बुक में संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, याद रखना है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये किताब इंडियाज़ विलेजेस में। अभी रिसेंटली ही यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आई थी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आई थी, तो ये बुक तो याद रखना है। अच्छा, यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आई, बहुत सारी ना सिमिलर बुक्स हैं, जैसे इनकी इंडियाज़ विलेज हो गई, एससी दुबे की इंडियन विलेज है। ठीक है, तो ये जो सिमिलर नाम की बुक है ना, इनसे बहुत फंसते हैं। तो याद रखना है कि इंडियन विलेज किसकी है, एससी दुबे की, और इंडियाज़ विलेज किसकी है, श्रीनिवास की है। प्लीज़ याद रखना, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो इंडियाज़ विलेज बस पढ़ के चले जाते हैं, अब वो इंडियाज़ में वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिमेंबर्ड विलेज बुक इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने इस बुक में
उन्होंने डोमिनेंट कास्ट का क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अच्छा इनकी एक और बुक भी है डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, बट इसमें उन्होंने डोमिनेंट कास्ट का नहीं दिया था। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो दोनों बुक होंगे, डोमिनेंट कास्ट की और द रिमेंबर्ड विलेज। याद रखना है द रिमेंबर्ड विलेज में जो है उनका कॉन्सेप्ट है। ओके ठीक है, इंडियन सोसाइटी थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनल राइटिंग में अभी इतना नहीं है, आपको जितनी बुक्स मैंने बताई उतना ही आपको याद रखना है उन बुक्स के बारे में। और प्लीज़ याद रखिएगा कि जो उनका फील्ड वर्क है वो कोक्स एंड ओकालिंगस में है। ये कई एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, वैसे भी फील्ड वर्क से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा चलिए, मैंने DN मजूमदार से भी कॉन्सेप्ट बताया था, तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि DN मजूमदार का जो फील्ड वर्क था वो कहाँ पे था। ठीक है ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, बहुत पढ़ लिया है, लेट्स जस्ट टेस्ट कि क्या पढ़ा है, कुछ याद भी है कि नहीं है। तो रूल पता है आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करना है, कमेंट में आंसर करना है, उसके बाद आके आंसर चेक करना है। ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन का लेवल जानने के लिए। मैंने बताया ना, आने वाला नेट क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये आज पता चल ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following introduced the concept of dominant caste? Very simple. ठीक है, किसने इंक्लूड किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। अब ये तो वही बात हो गई कि जस्ट अभी अभी पढ़ा है ना। Which of the following concepts is not? जब भी एग्जाम में ऐसा दिखे ना कुछ कि नॉट वगैरह, उसको तुरंत बिल्कुल ऐसे हाईलाइट कर लो, अदरवाइज लास्ट में मार्क करते करते ना ये नॉट भूल जाते। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विथ एम.एन. श्रीनिवास। तो मैंने बताया था क्या क्या है, संसदाइजेशन पे उनका काम है, वेस्टर्नाइजेशन पे उनका काम है, सेकुलराइजेशन पे उनका काम है, लेकिन लिटिल फ्री ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन पे उनका कोई काम नहीं है। तो किसका काम है? इस पर काम किया है अनदर फेमस सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट है ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। प्लीज याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है दैट एम.एन. श्रीनिवास स्टडी विच विलेज टू डेवलप हिज कॉन्सेप्ट। बहुत इजी है, क्या है? रामपुरा। ठीक है, रामपुरा में उन्होंने क्या किया है, अपना जो स्टडी है वो किया है। ठीक है, लेट मी जस्ट, विलेज ही पूछा है तो रामपुरा इसका आंसर है। जल्दी से बताओ रानी खेरा विलेज पर किसकी स्टडी है? बहुत फेमस स्टडी है रानी खेरा विलेज पे, जल्दी से बताओ किसने स्टडी किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो सेंसिटाइजेशन तो हमने पढ़ा ही है, वेस्टर्नाइजेशन भी हमने पढ़ा है। किसी क्लास में हम सेकुलराइजेशन भी डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वांट टू कवर हिज अदर कॉन्सेप्ट्स, अभी श्रीनिवास खत्म नहीं हुआ है, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इफ़ यू वांट टू कवर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो लेट्स जस्ट, अभी तो हमें दो कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। तो सेंसिटाइजेशन क्या है? क्या प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन है? नहीं, क्योंकि प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या है? वेस्टर्नाइजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन ऑफ अपर कास्ट लाइफ, अरे यही तो है सेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, राइट? द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन द रिलीजियस इन्फ्लुएंस कब होता है? जब हम सेकुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। जो सेकंड का है वो क्या है? वो ए, फर्स्ट का बी और थर्ड का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ और याद आई, श्रीनिवास ने एक बात और कही थी कि इंडिया के केस में मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन एक ही है। ठीक है, जिसे हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं वो एक्चुअली वेस्टर्नाइजेशन है। इस पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन देखिए कितना 2021 में भी पूछा गया। क्या है इसका असर्शन? सेंसिटाइजेशन लीड्स टू अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ लोअर कास्ट। डेफिनेटली अभी हमने पढ़ा सेंसिटाइजेशन कर ही क्यों रहे हैं? ताकि अपवर्ड मोबिलिटी हो। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अब इसका रीज़न देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स अडॉप्शन ऑफ रिचुअल्स, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस ऑफ अपर कास्ट। डेफिनेटली, बिल्कुल। अब हम इससे भी ये भी देखना है कि क्या दोनों मैच कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये रीज़न है इसलिए अपवर्ड मोबिलिटी होती है, यानी हमारा असर्शन और हमारा रीज़न दोनों ही सही है। वो देखते हैं कहाँ पर है। ओके, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? ए।
ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और क्या चाहिए। डू यू रियली वांट टू डिस्कस मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ श्रीनिवास, एंड आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए आपको सेशन कैसा लगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।